एक ऐसा किलर जो सिर्फ लोगों को मारता नहीं बल्कि हर कत्ल के बाद एक नया डर छोड़ जाता है। एक ऐसी हंट जहां पुलिस हर बार चंद कदम पीछे रह जाती है और एक ऐसे वुमेन ऑफिसर जिसके लिए ये केस अब सिर्फ ड्यूटी नहीं रहा बल्कि रिवेंज बन चुका है। लेकिन कहानी यहाँ डेंजरस तब बनती है जब पता चलता है कि ये किलर सिर्फ मर्डर स्प्री पर नहीं बल्कि पूरा शहर तबाह करने निकला है। आज की मूवी में आप देखेंगे ब्रूटल मर्डर्स, सैटेनिक सिंबल्स, माइंड गेम्स और एक ऐसा क्लाइमेक्स जो आखिर तक आपको कंफ्यूज भी करेगा और शॉक भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी चंद मिनट्स में जो रिवील होता है वो पूरी स्टोरी को कम्प्लीटली बदल देता है। और हाँ, अगर आप हॉरर थ्रिलर्स और सीरियल किलर मूवीज के फैन हैं तो ये मूवी आपके लिए एक वाइल्ड राइड साबित होने वाली है। ये है फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साइको किलर 2026 चैप्टर 1 खतरनाक कातिल की एंट्री। सड़क तकरीबन खाली पड़ी थी। एक पुलिस ऑफिसर काफ़ी देर से एक सस्पिशियस गाड़ी का पीछा कर रहा था। उसे लग रहा था कि इस गाड़ी में बैठा शख्स कोई आम इंसान नहीं। जैसे ही वो गाड़ी को रोककर उसके करीब पहुंचता है, ड्राइवर फौरन अपनी बंदूक निकालता है और बड़ी चालाकी से अपनी टांग के नीचे छुपा लेता है। ऑफिसर उस आदमी से सवाल करता है लेकिन वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता, इतना खामोश जैसे उसके अंदर कोई इमोशन ही ना हो। फिर ऑफिसर उससे लाइसेंस मांगता है लेकिन मूवी यहाँ भी इस आदमी का चेहरा नहीं दिखाती, बस सस्पेंस बढ़ता ही जाता है। इसी दौरान वहाँ एक और पुलिस कार आकर रुकती है और इसमें से बाहर निकलती है ऑफिसर जैन जो पहले वाले ऑफिसर की वाइफ भी थी। वो परेशान होकर पूछती है सब ठीक है ना। ऑफिसर उसे तसल्ली देता है कि सब कंट्रोल में है और उसे वापस जाने का कहता है। लेकिन जैसे ही जैन गाड़ी मोड़ने लगती है अचानक उसे रेयर व्यू मिरर में दोनों के दरमियान झगड़ा होता नजर आता है। जैन फौरन वापस मुड़ने ही वाली थी, वो आदमी सीधा गोली चला देता है। जब तक जैन वहां पहुंचती तब तक उसका हस्बैंड जमीन पर डेड पड़ा था। ये सीन देखकर जैन पूरी तरह टूट जाती है। गुस्से में वो भी किलर पर गोली चलाती है लेकिन वो पागल किलर बड़ी आसानी से बच निकलता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सीन कट होता है और अब हम उसी किलर को एक होटल रूम के अंदर देखते हैं। टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि एक सीरियल किलर अब तक 16 लोगों को कत्ल कर चुका है और पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पाई। ये किलर न्यूज को बड़े सुकून से सुन रहा था, जैसे वो लोगों का खौफ एंजॉय कर रहा हो। उसे मालूम था कि अब पूरा शहर उसे ढूंढ रहा है, इसीलिए वो एक अजीब से होटल रूम में छुप जाता है। लेकिन सोने से पहले भी वो अपने पास एक डेंजरस कटर रखता है क्योंकि उसे हर वक्त अटैक होने का डर रहता है। चैप्टर 2 अगला शिकार। अगले दिन हम किलर को एक औरत का पीछा करते देखते हैं। वो औरत एक फार्मेसी के अंदर जाती है और किलर बाहर खामोशी से वेट करता रहता है। कुछ देर बाद वो लड़की वापस आती है और अपनी कार में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर बैठती है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किलर पहले से ही गाड़ी के अंदर मौजूद था। लड़की कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो दरिंदा उसे ब्रूटल तरीके से मार देता है। फिर वो उसकी फार्मेसी की कीज उठाता है और अंदर जाकर अजीब किस्म के प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स चोरी करता है। ये सब कुछ इतना कामली हो रहा था जैसे कत्ल करना उसके लिए रोज का काम हो। दूसरी तरफ जैन अब भी अपने शौहर की मौत के गम में डूबी हुई थी लेकिन उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि पुलिस अभी तक उस कातिल को पकड़ नहीं पाई। फिर अचानक खबर आती है कि किलर ने एक और औरत को भी मार दिया। ये सुनकर जैन को यकीन हो जाता है कि ये इंसान नहीं बल्कि एक मुकम्मल साइको है और अगर इसे जल्द ना रोका गया तो वो न जाने कितने लोगों की जान ले लेगा। इसीलिए जैन फैसला करती है कि अब वो खुद उस किलर को ढूंढेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो फौरन एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन किलर अब पहले से भी ज्यादा डेंजरस हो चुका था। जितने वक्त में जैन क्लूज जमा कर रही थी उतने में किलर और 10 मर्डर्स कर देता है और उसके टोटल मर्डर्स बढ़कर 32 हो जाते हैं। अब पूरे शहर में खौफ फैल चुका था। केस इतना सीरियस हो जाता है कि उसे FBI के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि जैन खुद भी पुलिस ऑफिसर थी उसे अंदाजा था कि सिस्टम इस केस को शायद कभी सॉल्व ना कर पाए, इसीलिए वो अकेले ही कातिल के पीछे निकल पड़ती है। चैप्टर 3 खौफनाक हाईवे कत्ल। अब मूवी का सबसे टेरिफाइंग सीन शुरू होता है। किलर सड़क पर ड्राइव कर रहा था कि अचानक उसे एक कार नजर आती है जिसका टायर पंक्चर था। गाड़ी में एक कपल मौजूद था। शौहर बाहर खड़े होकर टायर बदल रहा था जबकि उसकी वाइफ गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। किलर कुछ डिस्टेंस पर अपनी कार रोकता है, फिर आहिस्ता से अपना खौफनाक मास्क पहनता है और कार से एक हैवी रोड निकालता है। अगले ही लम्हे वो पूरी ताकत से उस आदमी के सर पर वार करता है। एक ही हिट में वो आदमी जमीन पर गिर जाता है
और वहीं मर जाता है। उसकी बीवी चीख सुनकर फौरन बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देखती है उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। फिर वो पीछे मुड़ती है और किलर को अपने बिल्कुल करीब खड़ा देखती है। अब उसे समझ आ जाता है कि अगली बारी उसकी है। वो जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन किस्मत शायद पहले ही उसका फैसला कर चुकी थी। वो भागते हुए सीधा एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा जाती है। ट्रक ड्राइवर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कंट्रोल खो बैठता है और फिर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। ट्रक उलट जाता है और उसमें मौजूद ऑयल पूरी जगह को आग में बदल देता है। ड्राइवर भी वहीं मारा जाता है और ये पागल कातिल वो दूर खड़ा ये सब कुछ बड़े सुकून से देख रहा था, जैसे ये सब उसके लिए कोई मूवी हो। शैतानी निशान। एक्सप्लोजन के बाद किलर आहिस्ता आहिस्ता उस औरत की लाश के करीब जाता है, फिर उसके खून से गाड़ी पर एक अजीब और डरावना निशान बनाता है। ये सैटन का सिंबल था, यानी अब ये सिर्फ मर्डर नहीं रहा था, बल्कि कुछ और भी ज्यादा खौफनाक शुरू हो चुका था। लेकिन असल सवाल ये था, आखिर ये किलर है कौन? वो ये शैतानी निशान क्यों बना रहा है? और क्या जेन उसे रोक पाएगी, या अगला शिकार वो खुद बनने वाली है? चैप्टर 4, शैतान का पुजारी या कुछ और। गाड़ी पर खून से बना वो अजीब निशान देखकर अब सबको यकीन होने लगा था कि ये किलर सिर्फ मर्डर्स नहीं कर रहा, बल्कि शायद सैटन की वर्शिप भी करता है। ऐसा लग रहा था जैसे हर कत्ल किसी डार्क रिचुअल का हिस्सा हो। जल्द ही ये खबर पूरे अमेरिका में फैल जाती है। न्यूज चैनल्स पर हर जगह इसी किलर की बात हो रही थी। FBI फौरन केस में पूरी तरह शामिल हो जाती है और इसी दौरान जेन भी FBI टीम से मिलने पहुंचती है। वो उन्हें कहती है, मैं इस किलर के बारे में काफी कुछ जानती हूँ, उसने मेरे हस्बैंड को भी मारा था, मैं इस केस में आप लोगों की मदद कर सकती हूँ। लेकिन करंट FBI लीड जेन की बात मानने से साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर जेन अंदर से टूट जाती है। उसे लगता है जैसे सिस्टम फिर से उसे इग्नोर कर रहा है। लेकिन FBI में एक औरत थी, रेबेका। वो समझ चुकी थी कि जेन वाकई यूजफुल साबित हो सकती है। उसे साफ नजर आ रहा था कि जेन के पास ऐसे क्लूज हैं जो शायद पूरा केस सॉल्व कर सकते थे, मगर अपने सीनियर ऑफिसर के सामने वो कुछ बोल नहीं सकती थी। इसलिए एक शाम ड्यूटी के बाद वो सीक्रेटली जेन को एक होटल में बुलाती है और वहां इलीगली उसे वो सब बताती है जो FBI ने अब तक किलर के बारे में डिस्कवर किया था। रेबेका कहती है कि तुम गलत थी, ये किलर हमेशा कार में नहीं रहता, ये डिफरेंट होटल्स में छुपता है और हर जगह एविडेंस छोड़ जाता है। फिर वो एक और शॉकिंग बात बताती है, ये मर्डर सिर्फ मैडनेस नहीं है, इन सब के पीछे एक पैटर्न है, एक डीपर मोटिव। यानी किलर हर मर्डर सोच समझ कर रहा था और अब इन्वेस्टिगेशन पहले से भी ज्यादा डेंजरस होने वाली थी। रेबेका और जेन एक ऐसे होटल पहुंचते हैं जहां किलर मर्डर करने के बाद रुका था। रूम के अंदर अजीबोगरीब सैटेनिक सिंबल्स बने हुए थे। दीवारों पर स्ट्रेंज साइंस देखकर दोनों को यकीन हो जाता है कि किलर शायद किसी कल्ट का हिस्सा है। फिर रेबेका जेन के लैपटॉप पर और इन्वेस्टिगेशन करती है और आखिरकार उन्हें किलर का असल नाम मिल जाता है, रिचर्ड। अब दोनों बैठकर उसकी अगली मूव प्रिडिक्ट करने लगती हैं। वो कहाँ जाएगा, अगला कत्ल कैसे करेगा और आखिर उसका मकसद क्या है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने लगती हैं, रेबेका को एक और शॉकिंग खबर मिलती है, मॉल एक्सप्लोजन। एक मॉल में जबरदस्त एक्सप्लोजन हो गया था और बॉम्ब वही था जो किलर ने पहले एक आर्म्स डीलर को मारने के बाद चुराया था। यानी अब रिचर्ड सिर्फ सीरियल किलर नहीं रहा था, वो पूरे शहर के लिए एक वॉकिंग डिजास्टर बन चुका था। चैप्टर 5, चर्च के अंदर डेंजरस मर्डर। सीन दोबारा रिचर्ड की तरफ कट होता है। वो अपने अगले मर्डर की प्रिपरेशन कर रहा था। वो एक मेटल पाइप लेता है और उसका एक एज डेंजरसली शार्प बना देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो यही पाइप लेकर एक चर्च पहुंचता है। वो कन्फेशन के बहाने फादर के करीब जाता है और बड़ी चालाकी से उन्हें एक कन्फेशन रूम में ले जाता है। फादर अभी उससे बात ही कर रहे थे कि अचानक रिचर्ड वो शार्प पाइप सीधा उनके गले में घोंप देता है। फादर दर्द से तड़पने लगते हैं और फिर रिचर्ड दूसरी तरफ से उनका खून पीने लगता है। ये सीन इतना डिस्टर्बिंग था कि साफ लग रहा था ये इंसान मेंटली मुकम्मल पागल हो चुका है। लेकिन इसी दौरान जेन ने फाइनली रिचर्ड का लोकेशन ट्रैक कर लिया था। वो सीधा उसके होटल पहुंचती है। सबसे पहले वो मैनेजर को रिचर्ड की अपीयरेंस डिस्क्राइब करती है। शुरू में मैनेजर उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जब वो गेस्ट लिस्ट चेक करता है तो वहां एक नाम लिखा होता है, रिचर्ड। जेन फौरन उसके रूम की तरफ बढ़ती है। गन निकालकर वो आहिस्ता आहिस्ता रूम चेक करना शुरू करती है। सबसे पहले उसे एक सूटकेस नजर आता है। वो उसे खोलती है लेकिन वो खाली था। फिर वो कॉशियसली वॉशरूम की तरफ जाती है। वहां उसे एक शॉटगन मिलती है, लेकिन किलर कहीं नजर नहीं आता। जेन जैसे ही वापस मुड़ती है, अचानक पीछे से कपड़े हिलते हैं और रिचर्ड अचानक सामने आ जाता है। वो फौरन जेन पर हमला कर देता है। किलर वर्सेस जेन। लेकिन जेन भी आसान टारगेट नहीं थी। वो समहाउ खुद को बचा लेती है। अपना शिकार हाथ से निकलता देखकर रिचर्ड पागल हो जाता है और दोबारा पूरी ताकत से अटैक करता है। दोनों के दरमियान डेंजरस फाइट शुरू हो जाती है। रूम पूरी तरह तबाह होने लगता है।
लेकिन आखिर में रिचर्ड जेन को जोर से उठाकर विंडो की तरफ फेंक देता है। विंडो टूट जाती है और जेन नीचे जा गिरती है। इसके फौरन बाद रिचर्ड भी उस विंडो से जंप करता है और अपनी कार में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। जेन शॉक में थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने करीब आकर भी किलर को पकड़ नहीं सकी। किलर की अगली मूव। बाद में जेन पूरा रूम अच्छी तरह सर्च करती है और वहां उसे बहुत सा एविडेंस मिलता है जो रिचर्ड जल्दी में मिटाना भूल गया था। इन्हीं क्लूज से जेन को उसकी अगली मूव का अंदाजा हो जाता है। चैप्टर 6 अजीब कल्ट का राज। इसी दौरान रिचर्ड एक आदमी कैल्विन से कांटेक्ट करता है। कैल्विन उसे कहता है, हमने न्यूज़पेपर में तुम्हारा ऐड देखा था, तुम एक मिलिट्री कल्ट से हो और हम भी ऐसे ही लोगों में से हैं। वो ये भी कहता है, हम तुम्हारी हर काम में मदद कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि तुम किसी बड़े मकसद के लिए काम कर रहे हो। रिचर्ड उनकी बात मान लेता है और उनके दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि बहुत से लोग सैटन वर्शिप कर रहे हैं। जिस एड्रेस पे वो पहुंचा था वहां वो लोग स्ट्रेंज ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे थे और अजीब रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन रिचर्ड फौरन समझ जाता है कि ये लोग किसी ओरिजिनल कल्ट के मेंबर नहीं बल्कि उन्होंने अपना अलग फेक कल्ट बना रखा है। वो खामोश रहता है और कैल्विन के साथ अपने रूम में चला जाता है। वो नोटिस करता है कि कैल्विन बाकी लोगों जैसा नहीं है। तब रिचर्ड उससे कहता है, मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उसका नाम नहीं मालूम ना एड्रेस, बस इतना जानता हूँ कि वो क्या करता है। कैल्विन मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस किलर को फेम पसंद आने लगती है। रिचर्ड न्यूज ऑन करता है। टीवी पर जेन उसके बारे में इंटरव्यू दे रही थी। वो किलर की साइकोलॉजी डिस्कस कर रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि रिचर्ड ये सब देखकर खुश हो रहा था, जैसे उसे अटेंशन पसंद आ रही हो। और अगले दिन वो खुद पुलिस स्टेशन कॉल करता है, सिर्फ जेन से बात करने के लिए। कॉल कनेक्ट होने के बाद वो कहता है, मुझे खुशी है कि तुम मेरा पीछा कर रही हो और तुम मुझसे डरती नहीं हो। चैप्टर 7 कातिल खुद क्लू दे रहा था। फोन पर रिचर्ड की बात सुनकर जेन हैरान रह जाती है। वो किलर बड़े आराम से कहता है, मैं तुम्हारे लिए रास्ते में एविडेंस छोड़ता रहूंगा ताकि तुम मेरे करीब पहुंच सको। ये सुनकर जेन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि ये किलर सिर्फ डेंजरस नहीं बल्कि मेंटली खेल रहा है। वो जानबूझकर क्लूज छोड़ रहा था, जैसे वो चाहता हो कि जेन उसका पीछा करे। और यही बात जेन को पहले से भी ज्यादा केयरफुल बना देती है। कल्ट के अंदर असल जहन्नुम। सीन दोबारा उसी कल्ट मेंशन में शिफ्ट हो जाता है। वहां कल्ट का लीडर थॉमस अपने तमाम फॉलोअर्स को ड्रग्स देता है और फिर उनसे अजीबोगरीब हरकतें करवाता है। रूम के अंदर हर तरफ मैडनेस फैली हुई थी। लोग अपने सेंसेस खो चुके थे। रिचर्ड खामोशी से एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था और पहली बार लग रहा था जैसे वो अंदर से डिस्टर्ब हो गया हो, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि कैल्विन इन पागल लोगों जैसा नहीं। इसीलिए जब भी रिचर्ड कैल्विन से मिलता वो उसके सामने अपना मास्क भी उतार देता था, यानी वो वाकई उस पर ट्रस्ट करने लगा था। लेकिन रिचर्ड यहाँ फ्रेंडशिप के लिए नहीं आया था। अब कैल्विन ने उसे उस आदमी का एड्रेस, नेम और फोन नंबर दे दिया था जिसे रिचर्ड काफी वक्त से ढूंढ रहा था, यानी उसका मकसद पूरा हो चुका था। जाने से पहले वो कैल्विन से कहता है, अगर तुम वाकई उन लोगों जैसे नहीं हो तो दोबारा उस रूम में मत जाना, मैं जा रहा हूँ। कैल्विन उस वक्त इस बात का मतलब नहीं समझ पाता, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे हर चीज समझ आने वाली थी। रिचर्ड एक एक्स उठाता है और साथ में गैसोलीन का कैन लेकर दोबारा मेंशन के अंदर जाता है, उसी रूम में जहाँ कल्ट वाले पागलपन में डूबे हुए थे। और फिर वो एक एक करके सबको ब्रूटली मारना शुरू कर देता है। एक्स हर तरफ खून बिखेर रही थी, चीखें, खौफ और प्योर कैओस। आखिर में वो कल्ट लीडर थॉमस के सर पर इतनी जोर से वार करता है कि उसका सर फट जाता है। पूरा रूम खून से भर जाता है। इसके बाद रिचर्ड पूरे मेंशन में गैसोलीन फेंकता है और आग लगा देता है। पूरा मेंशन जहन्नुम बन जाता है और अब जेन फिर से रिचर्ड के करीब पहुंचने वाली है। रिचर्ड वहां से निकलने ही वाला था कि उसे विंडो के करीब किसी की मूवमेंट महसूस होती है। वो फौरन समझ जाता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो डेंजरस ट्रिक इस्तेमाल करता है। वो अपना मास्क उतारता है और उसे एक स्टिक पर लगाकर विंडो के सामने कर देता है, फिर खुद दीवार के पीछे छुप जाता है। अगले ही सेकेंड एक बुलेट आकर मास्क को टुकड़ों में उड़ा देती है और शूटर कोई और नहीं, जेन थी। वो रिचर्ड तक पहुंच चुकी थी, लेकिन रिचर्ड फिर भी बच निकलता है। जैसे ही जेन उसे भागने देती है वो फौरन अपनी कार में बैठकर उसका पीछा शुरू करती है। रोड पर डेंजरस चेस शुरू होने ही वाला था, लेकिन रिचर्ड फिर से ज्यादा स्मार्ट निकलता है। वो अचानक अपनी कार जेन की गाड़ी से जोर से टकराता है। जेन की कार कंट्रोल खो देती है और जाकर डिच में फंस जाती है। अब वो आगे मूव नहीं कर सकती थी। ये देखकर जेन गुस्से से पागल हो जाती है और रिचर्ड एक बार फिर गायब हो जाता है। और उसके गायब होने के पीछे FBI की बड़ी गलती थी।
कैसे? कुछ देर बाद FBI वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि जेन पहले ही उन्हें वार्निंग दे चुकी थी कि किलर वहां मौजूद है, मगर किसी ने उसकी बात सीरियस नहीं ली। और अब यही बात जेन को FBI से नफरत दिलाने लगी थी। उसे लग रहा था कि अगर ये लोग वक्त पर आ जाते तो शायद रिचर्ड आज पकड़ा जा चुका होता। चैप्टर 8, किलर का असल मकसद। दूसरी तरफ रिचर्ड अब अपने अगले प्लान पर काम शुरू कर देता है। वो एक आदमी बिल के घर पहुंचता है। उस वक्त घर खाली था। रिचर्ड ब्लॉक तोड़कर अंदर जाता है और बेसमेंट में जाकर बॉम्ब्स तैयार करना शुरू कर देता है। शाम होने तक बिल अपनी वाइफ के साथ घर वापस आता है, लेकिन जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं उनके सामने रिचर्ड आ जाता है। उसे देखते ही दोनों की जान खुश्क हो जाती है। रिचर्ड बिल को ब्लैकमेल करते हुए कहता है, अगर अपनी वाइफ को जिंदा देखना चाहते हो तो वही करो जो मैं कहूंगा। अब जेन को सब समझ आने वाला है। इसी दौरान जेन दोबारा रिचर्ड के छोड़े हुए क्लूज फॉलो कर रही थी। वो एक अबैंडन बिल्डिंग में पहुंचती है। शुरू में उसे वहां कुछ खास नजर नहीं आता, लेकिन फिर एक विंडो के ऊपर उसे लिखा हुआ दिखाई देता है 3MI। ये भी रिचर्ड की तरफ से छोड़ा गया एक और क्लू था। जेन कंफ्यूज हो जाती है, आखिर इसका मतलब क्या था। फिर वो स्नाइपर बाइनोकुलर से आसपास देखती है और दूर उसे एक न्यूक्लियर फैक्ट्री नजर आती है। तब उसे अचानक सब समझ आ जाता है। वो फैक्ट्री थी 3 माइल आइलैंड, यानी 3MI इसी का शॉर्ट फॉर्म था। शहर तबाह होने वाला था। फिर जेन को याद आता है कि पहले वाले क्लू के साथ आज की डेट भी लिखी हुई थी। अब तमाम पीसेस एक साथ जुड़ जाते हैं और उसे फाइनली रिचर्ड का असल मकसद समझ आ जाता है। वो सिर्फ मर्डर्स नहीं कर रहा था, वो आज पूरी न्यूक्लियर फैक्ट्री को तबाह करना चाहता था। अगर ऐसा हो जाता तो पूरा शहर खत्म हो जाता। रेडिएशन आसपास के शहरों में फैल जाती, लाखों लोग मर सकते थे। यानी रिचर्ड का प्लान सिर्फ कत्ल नहीं बल्कि मैस डिस्ट्रक्शन का था। बिल आखिर है कौन? अब मूवी रिवील करती है कि बिल कोई आम आदमी नहीं था। वो 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर प्लांट का मैनेजर था। इसलिए रिचर्ड उसे किडनैप करके वहां ले जाना चाहता था। रिचर्ड पहले ही बिल की वाइफ को सीक्रेटली कार में छुपा चुका था ताकि उसे ब्लैकमेल कर सके। फिर वो बिल को एक एले के रास्ते न्यूक्लियर प्लांट के अंदर ले जाता है। वहां उन्हें 2 गार्ड्स मिलते हैं, लेकिन गार्ड्स कुछ समझ पाते इससे पहले ही रिचर्ड उनके पीछे पहुंच जाता है और फौरन 2 छोटे ग्रेनेड्स फेंक देता है। जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। दोनों गार्ड्स वहीं मारे जाते हैं और अब रिचर्ड न्यूक्लियर प्लांट के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन क्या जेन वक्त पर उसे रोक पाएगी या पूरा शहर चंद मिनटों में तबाह होने वाला है? चैप्टर 9, न्यूक्लियर प्लांट के अंदर कयामत। रिचर्ड गार्ड्स को मारने के बाद और अंदर बढ़ता है और सामने आने वाले 2 और गार्ड्स को भी अपनी शॉटगन से खत्म कर देता है। अब पूरा न्यूक्लियर प्लांट केओस में बदल चुका था। वो बिल को जबरदस्ती कंट्रोल रूम में ले जाता है, फिर वहां मौजूद तमाम लोगों पर गन तानकर उन्हें बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। इधर जेन को अब पूरी हकीकत समझ आ चुकी थी। वो फौरन न्यूक्लियर पावर प्लांट पहुंचती है। वो सिक्योरिटी गार्ड से चीख कर कहती है, अंदर कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है, फौरन सिक्योरिटी टाइट करो। शुरू में गार्ड्स उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन फिर अचानक पूरे प्लांट में अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं। अब गार्ड्स को भी यकीन हो जाता है कि जेन सच कह रही थी, लेकिन अंदर की सिचुएशन उनके अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब थी। जैसे ही वो जेन के साथ अंदर जाते हैं, वहां का सीन देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। हर तरफ गार्ड्स की डेड बॉडीज पड़ी थी और पावर सेल के डरे हुए वर्कर्स बाहर खड़े थे, जबकि अंदर रिचर्ड बिल को मजबूर कर रहा था कि वो पावर प्लांट एक्टिवेट करे। बिल के नहीं करना चाहता था, मगर रिचर्ड उसकी वाइफ की जान का डर दिलाकर उसे ब्लैकमेल करता था। वो बार बार कहता है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारी वाइफ मर जाएगी। बिल बाकी सब कुछ भूल जाता है और सिर्फ अपनी वाइफ को बचाने के लिए सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। लेकिन काम मुकम्मल होते ही रिचर्ड उसे भी नहीं छोड़ता। वो बिल को भी गोली मार देता है। किलर का आखिरी प्लान। इसके बाद रिचर्ड कंट्रोल रूम के अंदर ग्रेनेड रख देता है। फिर वो अपनी शर्ट उतारता है और बाहर मौजूद सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उसके पूरे जिस्म पर बॉम्ब्स बंधे हुए थे। यानी वो सिर्फ प्लांट डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, बल्कि खुद को भी ब्लास्ट करने वाला था। ये प्योर सुसाइड मिशन था। लोग कहते हैं हमें इससे बात करनी चाहिए, लेकिन जेन फौरन कहती है, ये बात करने वाला इंसान नहीं, ये 50 से ज्यादा लोगों को मार चुका है। इसे सिर्फ तबाही चाहिए और इसे अपनी जान की भी परवाह नहीं। आखिरी चंद सेकंड। अब गार्ड्स बाहर से डोर तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेन समझ चुकी थी कि इनके पास ज्यादा वक्त नहीं। रिचर्ड किसी भी सेकंड ब्लास्ट कर सकता था। तब एक गार्ड उसे बताता है कि ऊपर वाली विंडो से किलर नजर आ सकता है। जेन एक सेकंड जाया किए बगैर वहां भागती है, अपनी स्नाइपर राइफल निकालती है और फौरन कई शॉट्स फायर करती है।
बुलेट प्रूफ ग्लास टूट जाता है। अब फाइनली उसे क्लियर शॉट मिल चुकी थी। जेन पहले रिचर्ड की टांगों पर फायर करती है ताकि वो भाग ना सके, लेकिन रिचर्ड फिर भी नहीं रुकता। उसका एक हाथ अभी फ्री था और वो उसी हाथ से ग्रेनेड एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर जेन पैनिक हो जाती है। वो फौरन उसके हाथ पर गोली मारती है ताकि बाकी बॉम्ब्स एक्टिवेट ना हो सकें, और अगले ही लम्हे आखिरी गोली सीधा उसके सर में लगती है। रिचर्ड वहीं गिर जाता है। फाइनली वो पागल कातिल खत्म हो चुका था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जेन ने किलर को मार दिया था, मगर वो फिर भी सुकून में नहीं थी, क्योंकि अंदर एक बर्निंग ग्रेनेड अभी भी मौजूद था जो किसी भी वक्त पूरे शहर को तबाह कर सकता था। हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ रहा था, लेकिन उसी वक्त गार्ड्स दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और ग्रेनेड डीएक्टिवेट कर देते हैं। फाइनली पूरा शहर बच जाता है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन सबसे बड़ा ट्विस्ट दिखाता है। मूवी खत्म होने के बाद एक शॉकिंग पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है और यहाँ पूरी स्टोरी एक बार फिर उलट जाती है। हमें पता चलता है कि जिस दिन जेन ने रिचर्ड को गोली मारी थी वो हकीकत में मरा ही नहीं था, वो अभी भी जिंदा था, बस शदीद जख्मी हालत में पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा था और अब उसे प्रिजन ट्रांसफर किया जा रहा था। ये जानकर जेन अंदर से बेचैन हो जाती है, क्योंकि सवाल अब भी बाकी था, क्या ऐसा डेंजरस साइको वाकई प्रिजन में बंद रह सकता है या वो एक दिन फिर वापस आएगा। आखिरी एहसास। टाइम गुजरने के साथ जेन अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक खौफ हमेशा जिंदा रहा कि शायद रिचर्ड दोबारा वापस आ जाए और अपना कत्ल का खेल दोबारा शुरू कर दे। मगर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि कोर्ट अपना फैसला दे चुकी थी और इसी अनईजी फीलिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी एंडिंग जो ऑडियंस को कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं देती, बल्कि दिमाग में एक खौफ छोड़ जाती है कि कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई। अगर सीधी बात की जाए तो साइको किलर 2026 एक ऐसी मूवी है जिसका कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एक्सिक्यूशन ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को इम्प्रेस नहीं कर सका। मूवी ने शुरू में काफ़ी हाइप क्रिएट की थी, क्योंकि इसके राइटर थे एंड्रयू केविन वॉकर, जिन्होंने लेजेंडरी थ्रिलर मूवी 7 लिखी थी। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि ये मूवी भी डार्क, इंटेलिजेंट और माइंड ब्लोइंग होगी, लेकिन रिलीज के बाद सिचुएशन तकरीबन उलट निकल गई। IMDb रेटिंग 3.5 आउट ऑफ 10, रोटन टमेटोज क्रिटिक स्कोर 9%, Rotten Tomatoes audience score 36%, Metacritic score 26, रन टाइम 1 घंटा 31 मिनट। मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके। क्रिटिक्स को क्या पसंद नहीं आया? सबसे ज्यादा प्रेज मिली लीड एक्ट्रेस जॉर्जिना कैम्पबेल को। उन्होंने जेन आर्चर के रोल में इमोशनल पेन और ऑब्सेशन काफी अच्छे तरीके से दिखाई। कई लोगों ने कहा कि अगर एक्टिंग वीक होती तो मूवी शायद और भी ज्यादा बोरिंग महसूस होती। इसी तरह लेजेंडरी एक्टर मैल्कम मैकडॉवेल का कल्ट लीडर वाला क्रीपी रोल भी काफी लोगों को इंटरेस्टिंग लगा। मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी कुछ व्यूअर्स को पसंद आई। स्नोई हाईवेज, डार्क मोटेल्स, डेजर्टेड रोड्स, ये सब एटमॉस्फेयर अच्छा क्रिएट करते हैं। अब डिस्कस करते हैं मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स। असल इशू था मूवी का स्क्रीन प्ले और पेसिंग। क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग स्टोरी बहुत रश्ड महसूस होती है। किलर की बैक स्टोरी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं की गई। हॉरर सीन्स में टेंशन बिल्ड नहीं होती। क्लाइमेक्स इतना एब्सर्ड है कि लोग कंफ्यूज हो गए। CGI ब्लड काफी फेक लगता है। FBI इन्वेस्टिगेशन अनरियलिस्टिक लगती है। सीरियल किलर और हीरोइन के दरमियान साइकोलॉजिकल बैटल वीक थी। बहुत से रिव्यूअर्स ने कहा कि मूवी ऐसी फील होती है जैसे एक अनफिनिश्ड फर्स्ट ड्राफ्ट जल्दी में रिलीज कर दिया गया हो। तो फिर ये फिल्म स्लैशर फैंस को क्यों थोड़ी पसंद आई? हाउएवर ओवरऑल रिव्यूज खराब थे, लेकिन कुछ नीश स्लैशर फैंस को मूवी पसंद भी आई। खास तौर पर किलर का क्रीपी मास्क, सैटेनिक सिंबल्स, रैंडम बिजार ट्विस्ट, डार्क ह्यूमर मोमेंट्स, ब्रूटल किल्स। कुछ ऑडियंस ने इसे सो बैड इट्स फन टाइप मूवी कहा, यानी ऐसी फिल्म जो टेक्निकली अच्छी ना हो लेकिन अपनी वियर्डनेस की वजह से एंटरटेनिंग लगे। अब बात करते हैं क्रिटिक्स के ब्रूटल रिएक्शन की। द हॉलीवुड रिपोर्टर ने मूवी के क्लाइमैक्स को रिडिकुलस कहा, जबकि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मूवी हॉरर और क्राइम थ्रिलर दोनों बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी एक जॉनर में भी कामयाब नहीं हो पाती। कई रिव्यूअर्स ने यह भी कहा कि मूवी का टाइटल साइको किलर है, लेकिन मूवी में ना प्रॉपर साइको हॉरर है ना मेमोरेबल किलर मोमेंट्स। अब बात करते हैं ऑडियंस रिएक्शंस की। तो ऑडियंस दो हिस्सों में डिवाइड नजर आई। कुछ लोगों ने कहा मूवी वियर्ड लेकिन एंटरटेनिंग है, लेट नाइट बी मूवी वाइब देती है, रैंडमनेस की वजह से फन लगती है, जबकि दूसरे व्यूअर्स ने कहा स्टोरी बोरिंग है, स्केयर्स नहीं है, रिवेंज आर्क वीक है, एंडिंग डिसअपॉइंटिंग है। ओवरऑल वर्डिक्ट, फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू, अगर आप रियलिस्टिक थ्रिलर या मास्टरपीस हॉरर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद ये मूवी आपको डिसअपॉइंट करेगी। लेकिन अगर आप वियर्ड स्लैशर मूवीज, सैटेनिक थीम्स, केओटिक किलर्स, बिजार एंडिंग्स, लो रेटेड कल्ट टाइप हॉरर फिल्म्स देखना पसंद करते हैं तो साइको किलर एक वन टाइम वॉच बन सकती है। फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू रेटिंग स्टोरी
5 out of 10. Horror and kills, 6 out of 10. Suspense, 5 out of 10. Acting, 7 out of 10. Entertainment, 6 out of 10. Overall, 5.8 out of 10. ये मूवी एक ग्रेट कॉन्सेप्ट को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाई, लेकिन इसके पीछे क्रीपी मोमेंट्स और डार्क एटमॉस्फेयर इसे कम्प्लीटली बोरिंग भी नहीं बनने देते। तो फाइनली मूवी के एंड पर जेन ने उस साइको किलर को तो रोक दिया, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या वाकई वो खत्म हो चुका है या ये सब किसी और बड़ी हॉरर की बिगिनिंग थी? ऑनेस्टली मूवी का एंडिंग काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, मूवी ने अपने डार्क एटमॉस्फेयर, वायलेंट सीन्स और क्रीपी किलर की वजह से ऑडियंस को आखिर तक एंगेज जरूर रखा। अब आप लोग बताएं, क्या ये मूवी वाकई अंडररेटेड थी या फिर क्रिटिक्स बिल्कुल सही थे? कमेंट सेक्शन में अपनी रेटिंग जरूर ड्रॉप करना। और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं हॉरर, थ्रिलर और माइंड ब्लोइंग मूवीज की ऐसी एक्सप्लेनेशंस जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डेंजरस, मिस्टीरियस और शॉकिंग स्टोरी के साथ।